नमस्कार, टीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास बुलेटिन खबर पर नजर। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले आधे घंटे में दिन भर की बड़ी खबरों को देखेंगे अपने उन संवाददाताओं के साथ जिन्होंने रखी है इन खबरों पर नजर। तो चलिए शुरुआत करते हैं और शुरुआत प्रधानमंत्री की उच्च स्तरीय बैठक से जुड़ी खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूडान में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, सूडान में भारत के राजदूत और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे। इस बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूडान में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की और जमीन परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त की। बैठक में उन 3000 से भी अधिक भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर चर्चा की गई जो फिलहाल सूडान में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री ने पिछले सप्ताह गोली का शिकार बने एक भारतीय नागरिक के निधन पर शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी संबंधित अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। पीएम ने सूडान में घटनाक्रमों की बारीकी से निगरानी, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा का लगातार मूल्यांकन और हर संभव सहायता प्रदान करने का भी निर्देश दिया। प्रधानमंत्री ने आकस्मिक निकासी योजनाओं की तैयारी का भी निर्देश दिया। प्रधानमंत्री ने साथ ही सूडान के पड़ोसी देशों तथा उन देशों जिनके नागरिकों की संख्या सूडान में ज्यादा है उनके साथ करीबी संपर्क बनाए रखने के महत्व पर भी जोर दिया। और सूडान के अर्धसैनिक समूह रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ने जबरदस्त लड़ाई के बीच सेना के साथ राजधानी खार्तूम में संघर्ष विराम की इस बीच घोषणा कर दी है। 72 घंटे का संघर्ष विराम आज सुबह स्थानीय समय के अनुसार 6 बजे ईद उल फितर के अवकाश पर शुरू हुआ। हालांकि सेना की तरफ से यह स्पष्ट नहीं किया गया कि वो संघर्ष विराम का पालन करेगी या नहीं। कई बार संघर्ष विराम के प्रयास नाकाम रहे हैं। पिछले सप्ताह के अंत में जनरल अब्दुल फतह अल बुरहान तथा जनरल मोहम्मद हमदान दागालो के नेतृत्व में रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच संघर्ष विराम हिंसक सत्ता संघर्ष शुरू होने के कारण नाकाम हुआ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ सूडान की बिगड़ती स्थिति पर चर्चा की थी और ये अपील की थी कि युद्धरत गुट ईद के अवसर पर 3 दिन के संघर्ष का विराम करे और नागरिकों को सुरक्षित पहुंचने दे। अब तक सूडान में युद्ध में कम से कम 350 लोग मारे गए हैं। और प्रधानमंत्री ने जो उच्च स्तरीय बैठक की है इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता सुधाकर दास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधाकर, प्रधानमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक की। हाल में भारत ने कई जगहों से इस तरह से निकासी की है, चाहे यूक्रेन की बात हो या उसके पहले भी मध्य पूर्व के देशों से भी निकासी की बात हो। क्या अभी तक ये नौबत आई है कि निकासी की ज़रूरत पड़ सकती है या फिर जो संघर्ष विराम की खबरें आ रही हैं, सीज फायर की खबरें आ रही हैं, उस दौरान इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी और भारतीय नागरिक सुरक्षित निकल आएंगे? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी लालचंद्र। हम जानते हैं कि इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, सूडान में जो भारत के राजदूत हैं वो उसके साथ सीनियर ऑफिशियल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इसमें शामिल थे। और जो सरकार की तरफ से विज्ञप्ति जारी की गई है और उसका एक तरह से आप कह सकते हैं लबोलुआब कहें तो ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री ने ये निर्देश दिए हैं कि हर तरह की स्थिति के लिए तैयार रहा जाए। किसी भी वक्त अगर इवैक्यूएशन की जरूरत हो तो वो कदम तुरंत उठाया जा सके, मिनटों में उस काम को पूरा किया जा सके। उसके लिए जो भी लॉजिस्टिक्स की जरूरत है, एयर फोर्स के जहाज को भेजने की जरूरत हो, उसके स्टाफ्स की जरूरत हो, तो वो तमाम चीजें आइडेंटिफाइड रहे, रेडीनेस की अवस्था में रहे। तो मुझे लगता है कि एक ये बड़ा निर्देश हो सकता है। लेकिन जाहिर तौर पर दूसरा निर्देश जो पीएम मोदी ने दिया है कि जो भी सिचुएशन है, क्योंकि एक इवॉल्विंग सिचुएशन है लालचंद, हम देख रहे हैं और क्रॉस वेरीफाई करना भी जरूरी है कि अगर संघर्ष विराम का एक पक्ष ने ऐलान किया तो दूसरा पक्ष उसको मान रहा है कि नहीं मान रहा है। तो उस डेवलपमेंट पर लगातार नजर रखने की, उसको वेरीफाई करने की जरूरत है। तो ये एक निर्देश प्रधानमंत्री मोदी का है और निश्चित तौर पर एक सेफ कॉरिडोर जब मिलेगा एयरपोर्ट तक पहुंचने का, उसके बाद वो जो प्रोसेस है उसको किसी भी भारतीय को नुकसान ना हो, इसका खास ख्याल रखा जाए और उसके अंतर्गत ही कोई कदम उठाया जाए। तो ये एक निर्देश मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी का रहा है, तो काफी अहम है। और भारत में उनके नेतृत्व में जो काम किया, यूक्रेन की किस तरह से गंभीर परिस्थितियां थी हम देख चुके हैं।
अपने मध्य पूर्व कहा, यमन में किस तरह की हिंसा की स्थिति बनी हुई थी। इस तरह के कई देश है जहां हिंसाग्रस्त देशों से भारतीयों को निकाला गया है। तो जरूर भारतीयों की उम्मीद, खासतौर से उन 3000 लोगों के परिवारजनों को उम्मीद बंधी है कि अगर इस स्थिति का पूरी तरह से एक तरह से स्थितियां नहीं बदलती हैं तो उनकी निकासी के लिए सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था हो सकेगी। और जिस तरह से कि ये उच्च स्तरीय बैठक आज हुई, कल विदेश मंत्रालय ने भी इस पर प्रेस वार्ता करके जानकारी दी। इस समय वहां पर जो भारतीय हैं उनके बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, उनकी स्थिति के बारे में कुछ जानकारी, या उसके बारे में भी प्रधानमंत्री को इस उच्च स्तरीय बैठक में जरूर जानकारी दी गई होगी? सुधाकर। बिल्कुल लालचंद, उनको बताया गया है क्योंकि कम्युनिकेशंस के जो भी साधन हो सकते हैं, अगर इंटरनेट चल रहा है तो इंटरनेट के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लगातार उनसे संपर्क में रहा जा रहा है, उनको अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ जहां दिक्कत है ऐसे क्षेत्रों में जाने से बचने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ विदेश मंत्रालय के यहाँ दिल्ली में कंट्रोल रूम भी बनाया गया जहां भारतीयों के परिजन संपर्क कर सकते हैं। तो एक पूरी व्यवस्था, परिजन चिंता में ना रहे, उनको आश्वस्त करना। तो साथ ही साथ जो भारतीय फंसे हुए हैं अन्य देशों के नागरिकों की तरह ही, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भारतीय सिर्फ फंसे हुए हैं, हम जानते हैं कि अन्य देशों के नागरिक, पूरी स्थिति बनी है, वहाँ के खुद 350 नागरिक मारे गए हैं। तो निश्चित तौर पर जो पूरी स्थिति है उसमें सतत एक संवाद की व्यवस्था बनी रहे, संवाद के तमाम साधनों का उपयोग किया जाता रहे कि इमरजेंसी सिचुएशन में अगर कुछ करने की जरूरत है तो वो किया जा सके। तो उसके लिए व्यवस्था की गई है और प्रधानमंत्री ने लगातार उसको एक तरह से जारी रखने के लिए कहा है। लगातार भारतीयों से एक तरह से उनको भरोसा दिलाते रहने के लिए, उनसे संवाद करते रहने का भी एक तरह से कह सकते हैं निर्देश दिया। सुधाकर, जिस तरह की ये उच्च स्तरीय बैठक थी, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, एनएसए सब इसमें शामिल थे, सूडान में भारत के जो राजदूत हैं वो भी इसमें शामिल थे, तो जाहिर सी बात है कि जो लोग भी वहाँ पर सूडान में भारतीय हैं उनके परिवारों को निश्चित रूप से एक मजबूत संदेश गया होगा कि सरकार हर वक्त हर तरह की स्थिति के लिए तैयार है और हमेशा जिस कदम की भी ज़रूरत पड़ेगी, अगर वहाँ से निकालने का भी ऑपरेशन चलाना पड़ेगा तो सरकार तुरंत इस चीज़ को करेगी। बिल्कुल लालचंद, और देखिए इससे बड़े ऑपरेशन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुए। हाल ही में यूक्रेन का ऑपरेशन उदाहरण है और बहुत कॉम्प्लेक्स ये मामला होता है। किसी दूसरे देश में जब वहाँ आपस में अर्धसैनिक बल वहाँ की सेना आपस में लड़ रही हो, उस तरह की स्थिति में एक प्रयास तो डिप्लोमेटिकली हो रहा है भारत की तरफ से। संयुक्त राष्ट्र संघ की बात हो, सऊदी अरबिया और इस तरह के जो सूडान के संपर्क में और देश हैं उनके मार्फत कहीं डिप्लोमेटिकली प्रेशर डाल के, दबाव डाल के, उनके बातचीत के जरिए कि भाई संघर्ष विराम की स्थितियां बनाई जाए। दूसरी बात, लॉजिस्टिक्स बहुत बड़ा चीज है। आप देखिए, अगर खार्तूम का एयर स्पेस खुलता है, वहां से इवैक्यूएशन की स्थितियां बनती है, तो प्लेन को तो एक रास्ता भारत तक, दिल्ली तक, मुंबई तक पहुंचने के लिए चाहिए होगा। तो उन देशों से भी अनुमति लेनी पड़ेगी, एक स्पेशल एयर स्पेस बनाना पड़ेगा। तो तमाम लॉजिस्टिक्स उसके लिए पहले ही इंतजाम हो जाए। और सूडान के जो करीबी मुल्क हैं उनके साथ भी लगातार सतत संवाद, क्योंकि अगर उतनी बड़ी यात्रा नहीं तो तुरंत पड़ोसी मुल्कों तक ही भारतीयों को पहुंचा दिया जाए। तो उस तरह की जो तमाम जो ऑप्शंस हो सकते हैं, मुझे लगता है उन तमाम ऑप्शंस पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अधिकारियों को, मंत्रियों को नजर रखने के लिए कहा है। बिल्कुल, और इससे बिल्कुल ये साफ संदेश जा रहा है कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी, जब भी स्थिति बनेगी, भारत सरकार बिल्कुल तेज़ गति से अपने ऑपरेशन को अंजाम देगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर, जुड़ने के लिए, इस खबर पर चर्चा करने के लिए। और अब बात करेंगे कर्नाटक में चल रहे धुआंधार प्रचार की। वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह कर्नाटक विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद आज पहली बार राज्य के दौरे पर हैं। 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया और फिर उनका रोड शो का भी कार्यक्रम था, लेकिन खराब मौसम के कारण शायद रोड शो रद्द करना पड़ा। उनका देवनहल्ली में रोड शो का कार्यक्रम था। मैसूरू के शासक टीपू सुल्तान की जन्मस्थली देवनहल्ली है और वहां पर वो बीजेपी प्रत्याशी पेल मुनिशंपा के लिए प्रचार करने के लिए गए थे। मुनिशंपा मौजूदा जेडीएस विधायक एल.एन. नारायण स्वामी और कांग्रेस उम्मीदवार के.एच. मुनियप्पा के खिलाफ चुनाव मैदान में हैं।
और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कर्नाटक के बीदर में स्थित श्री रामकृष्ण आश्रम पहुंचे। वो भी चुनावी दौरे पर हैं, कर्नाटक के चुनावी दौरे पर, और इसी क्रम में वो रामकृष्ण आश्रम पहुंचे। और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज कर्नाटक के बीदर जिले में मतदाताओं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से मुलाकात की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस ने हमेशा बंटवारे की राजनीति की है। नड्डा ने कहा कि लोगों को बांटते बांटते कांग्रेस खुद इतनी बंट गई कि उसके पास कुछ बचा ही नहीं। जब से आजादी से लेकर के आज दिन तक समाज को बांटने का ही काम किया। बांटते बांटते वह खुद भी इतने बंट गए कि उनके पास कुछ रहा नहीं। कांग्रेस पार्टी 60 वर्ष हो गए, जो पांव उखड़े सो उखड़े सो उखड़े सो उखड़ ही गए। केरला में आप छोटे होते चले गए और आज लगभग 8.5 साल से सरकार से बाहर। आपने तेलंगाना और आंध्र बनाया, ना तेलंगाना में रहे ना आंध्र में रहे, तो आप बांटते बांटते खुद बंट गए। और साथ ही जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस और जेडीएस सत्ता के लिए गठजोड़ कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने जनता का कोई विकास नहीं किया। जब कांग्रेस की सरकार आती है, जब जेडीएस की सरकार आती है, जब कांग्रेस और जेडीएस की भाई भाई की सरकार आती है, तो भारत की स्कीमें कर्नाटक की जनता को मिलने से रोक दिया जाता है। इस बात को हमको समझना होगा और इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि डबल इंजन की सरकार लानी आवश्यक है। हमारे संवाददाता राजेश राज इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ रहे हैं। राजेश, जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह चुनाव की घोषणा के बाद आज पहली बार कर्नाटक के दौरे पर हैं, अमित शाह का मुख्य तौर पर क्या कुछ कार्यक्रम है? क्योंकि देवनहल्ली रोड शो के बारे में तो खबर आ रही है कि खराब मौसम की वजह से वो रोड शो स्थगित करनी पड़ी। मौसम की जो मार है वो झेलना पड़ा है और उसकी वजह से कहीं न कहीं गृहमंत्री अमित शाह का जो कार्यक्रम था उसको छोटा किया गया है, लेकिन वो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक या फिर अन्य जो सियासी काम है उसको अंजाम देने में वो जुटे हुए हैं। और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा भी लगातार सोशल मीडिया की टीम के साथ बैठकें कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर खासा जो भारतीय जनता पार्टी कर रहा है वो अपने सांसदों, विधायकों और अन्य जो पार्टी संगठन के लोग हैं उनको लगातार ये नसीहत देते रहते हैं कि सोशल मीडिया के जरिए कहीं ना कहीं जनता से कनेक्ट हुआ जाए, जनता से जुड़ा जाए। और चूंकि अब चुनाव का माहौल है लालचंद्र, तो ऐसे में कहीं ना कहीं यह कोशिश है कि सोशल मीडिया एक बेहतरीन टूल है आम लोगों से मिलने का, आम लोगों से कनेक्ट होने का। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी कोई कोई कसर बाकी नहीं रहना चाहती। अपने प्रवक्ताओं, अपने पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनको जो है सोशल मीडिया का टिप समय समय पर दिया जाता रहा है। और कर्नाटक में भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जो जिन सोशल मीडिया विंग से जुड़े हुए जो लोग थे उनको संबोधित किया और जेडीएस और कांग्रेस की सरकार जो पहले रही है उनके भ्रष्टाचार पर उन्होंने हमला बोला। कुमारस्वामी और कांग्रेस की गठजोड़ वाली जो सरकार थी, उन्होंने राज्य को भ्रष्टाचार में जो झोंकने का काम किया था, उस पर जेपी नड्डा ने कड़ा हमला बोला है और लगातार इस बात को प्रमुखता से उठाने की कोशिश की है कि कैसे जब जेडीएस और कांग्रेस की सरकार बनती है, गठजोड़ की सरकार बनती है, तो किस तरीके से राज्य में भ्रष्टाचार का बोलबाला बढ़ता है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर सत्ता में है, तो सत्ताधारी पार्टी के पास एंटी इनकम्बेंसी की बातें जो है वो सामने आती हैं, लेकिन बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में बदलने का महारत हासिल है। और इसका उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे जीता जागता उदाहरण रहा है लालचंद, जहां पर आपने देखा तमाम तरह के विरोधाभास और तमाम तरह के गतिरोध के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा सत्ता में वापस लौटने का काम किया। तो कर्नाटक में भी ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगाएगी और इसका पत्थर लड़ाने की कोशिश कर सकती है। राजेश, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि स्टार प्रचारकों की सूची भारतीय जनता पार्टी ने भी जारी की थी और कांग्रेस ने भी जारी की है,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं प्रचार में लीड लेती हुई दिख रही है, ऐसा लग रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम पहले नंबर पर शामिल है स्टार प्रचारकों में। उनकी करीब करीब 20 रैलियों का इंतजाम कर्नाटक बीजेपी ने किए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी संख्या में रैली करते हुए नजर आएंगे कर्नाटक में आने वाले दिनों में। देखिए, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा चेहरा रहा है लालचंद्र, जहां पर वो एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में बदलने में उन्हें महारत हासिल है। और प्रधानमंत्री जब सभाओं में जाते हैं, भारी बड़ी बड़ी रैलियों को संबोधित करते हैं, जो लोगों के आकर्षण के केंद्र होते हैं, और उस रैलियों में बड़े बड़े कटआउट और उनके जो पोस्टर्स हैं वो लगाए जाते हैं, और निश्चित तौर पर वो लोगों के आकर्षण के केंद्र भी हुआ करते हैं। प्रधानमंत्री की रैलियां निश्चित तौर पर ताबड़तोड़ रैलियां कर्नाटका में होंगी। प्रचंड गर्मी के बीच जो सियासी पारा है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा जब प्रधानमंत्री का स्पेलिंग गलत है यात्रा पर जाएंगे। और अभी 24 और 25 तारीख को केरला में और मध्य प्रदेश में सिलवासा में कई राज्यों में उनके कार्यक्रम है, और ये उम्मीद की जा रही है कि इस कार्यक्रम के बाद जो उनका 24 और 25 का उनका जो कार्यक्रम है, उसके बाद कहीं ना कहीं कर्नाटका के लिए वो चुनाव प्रचार पर निकलेंगे। हालांकि बीच में मन की बात कार्यक्रम को भी उन्हें संबोधित करना है, और इसी बीच जो है कर्नाटका के लिए चुनाव प्रचार को भी अंतिम रूप देने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि अब मात्र 10 मई को चुनाव होना है, 8 मई को चुनाव प्रचार जो है वो लालचंद्र खत्म हो जाएगा। ऐसे में अगर हम ठीक से अगर गिनती करें तो महज 15 दिन का वक्त जो है वो बच जाता है, और ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एड़ी चटी का जोर लगाएगी और अपने सबसे सुपरस्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब वो चुनाव मैदान में उतारेगी तो निश्चित तौर पर वहां की जो फिजा है वो बदलती हुई दिखाई पड़ेगी। 15 दिन रह गए, बाकी पार्टियों का प्रचार कैसा चल रहा है राजेश? बड़े बड़े नाम मैदान में उतर रहे हैं बाकी पार्टियों की तरफ से भी। देखिए, कांग्रेस और जनता दल सेकुलर जो पूर्व प्रधानमंत्री गौड़ा के नेतृत्व वाली जो पार्टी है जनता दल सेकुलर, उसके जो नेता है कुमार स्वामी, वो भी लगातार मशक्कत कर रहे हैं। और वहीं कांग्रेस की तरफ से भी कई तरह की रैलियों और उनके जो कार्यक्रम है वो तय किए जा रहे हैं। जो बड़े नेता हैं वो बड़े नेता भी चुनाव मैदान में उतरेंगे और निश्चित तौर पर एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। कांटे का मुकाबला जो है वो करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से होगी, लेकिन उनके जो सबसे नेता हैं, जो युवराज हैं राहुल गांधी, वो चूंकि अपने केस और मुकदमे के सिलसिले में उनकी जो सदस्यता चली गई है उसको ठीक ठाक करने में वो जुटे हुए हैं, और इसके लिए उन्हें सूरत कोर्ट और अन्य कोर्ट का चक्कर भी लगाना पड़ रहा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो है अब तक बहुत बड़ी रैलियां जो है वो आयोजित नहीं कर पाई है, लेकिन ये उम्मीद जताई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी की रैलियों को काउंटर करने की कोशिश जो है कांग्रेस और जनता दल की तरफ से भी होगी। बहरहाल डोर टू डोर कैंपेन और छोटी छोटी नुक्कड़ सभाओं का दौर जो है वो कर्नाटका चुनाव प्रचार में कहीं ना कहीं रंग लाता हुआ दिखाई पड़ेगा। जी राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, इस खबर पर जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो करेंगे अगली और बड़ी खबर की चर्चा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं खबर पर नजर और अब अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से गर्माहट आ गई है। एनसीपी के नेता अजित पवार के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगती रही हैं। हालांकि अजित पवार ने इससे इनकार किया है, लेकिन मुंबई में आज आयोजित एनसीपी की बैठक में अजित पवार के न होने से ये चर्चा फिर से तेज हो गई है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है, शिशिर शेलार हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं इस खबर पर हमारे साथ जानकारी देने के लिए। शिशिर जुड़ चुके हैं। शिशिर, अजित पवार ने कहा कि उनकी कुछ व्यस्तता है, इसीलिए इस बैठक में वो नहीं हो पाएंगे, लेकिन खबर यह है कि इस बैठक से उनको एनसीपी ने खुद ही बाहर रखा है। क्या सच्चाई है और इसके पीछे की कहानी क्या है? देखिए, हालांकि इस वक्त अगर बात की जाए तो ये पहला ऐसा वक्त नहीं है जब अजित पवार किसी मीटिंग से नदारद रहे हैं। इससे पहले भी अगर देखा जाए तो एक मीटिंग हुई थी शरद पवार उद्धव ठाकरे के बीच में, जिसमें सुप्रिया सुले और संजय राउत भी मौजूद थे। हालांकि उसमें भी जो अजित पवार मौजूद नहीं। हालांकि एक कारण दूसरी जाए तो जिस प्रकार से बड़े जी का बयान काफी अलग है, तो ये कहना ही है कि इस वक्त महाराष्ट्र में महाविकास बिगाड़ी होती है, मतलब कुछ ना कुछ जरूर बात करें अजित पवार की। जिस प्रकार से कुछ दिनों पहले, 2-3 दिन पहले करे अखबार की सुर्खियों में आया था कि अजित पवार जो है अपने कुछ विधायकों के साथ बीजेपी को जो है अपना समर्थन देने वाला है। इस बारे में तो स्पष्ट कर दिया कि बात नहीं है और वो इस वक्त बीजेपी में और एनसीपी में ही रहेंगे। लेकिन उसके बावजूद कई सारी अटकलें यहाँ पर लगाई गई थी, खासतौर पर बात करें मीडिया रिपोर्ट। शिशिर, आप हमारे साथ अभी जुड़े रहिएगा, हम इसी खबर पर वापस आते हैं, आप जुड़े रहिएगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटते हैं फिर आपसे इस खबर पर चर्चा करेंगे। देख रहे हैं, मैं हूं अशोक केरवा। कोई फैक्ट चेकर चाहता है कि सवाल है, आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज मत बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, मैंने आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। स्वागत है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर खबर पर नजर। हम एनसीपी से जुड़ी और अजित पवार से जुड़ी खबरों पर चर्चा कर रहे थे। शिशिर शेलार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शिशिर, जिस खबर की बात हम कर रहे हैं, क्या अजित पवार ने अपनी तरफ से जो बात कही है कि वो अपनी व्यस्तता की वजह से नहीं जा रहे हैं, जबकि एनसीपी ने उनको बुलाया नहीं, क्या सच्चाई क्या है इस बारे में? शिशिर, बिल्कुल, देखिए, हालांकि इस बारे में अब तक किसी भी पार्टी से मतलब देखा जाए तो इस प्रकार से कोई आधिकारिक बयान नहीं है। हालांकि अजित पवार ने कहा कि उनकी व्यस्तता होने के कारण वो इस मीटिंग में नहीं जा रहे, लेकिन इसमें कई सारे अटकलें लगाए जा रहे हैं। उसके कारण भी पीछे अगर देखा जाए तो कारण भी उतने ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार से अजित पवार के ऊपर ये संशय जताया जा रहा है कि अजित पवार जो है एनसीपी छोड़ सकते हैं विधायकों के साथ, ये भी कारण हो सकता है। लेकिन हालांकि इसके ऊपर इस वक्त अगर देखा जाए कोई स्पष्टता नहीं है, क्योंकि इससे पहले अजित पवार ने ये कह दिया था कि वो इस वक्त एनसीपी में है और आने वाले समय में एनसीपी में ही रहेंगे। ये उनकी तरफ से बयान आया था 1-2 दिन पहले। लेकिन अगर घटनाक्रम देखें पिछले कुछ दिनों का, तो ऐसे में कई सारे सवाल इसमें खड़े होते हैं। खासतौर पर अजित पवार की जो इस वक्त की स्थिति है उस पर अगर देखा जाए तो कई सारे सवाल खड़े होते हैं। मीडिया रिपोर्ट की भी माने, सोर्सेस की अगर बात करें तो वो भी इसी तरफ इशारा करती है कि इस वक्त जो है एनसीपी में सब कुछ ठीक नहीं है। और ना ही सिर्फ एनसीपी है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि जो महाविकास आघाड़ी है उसमें भी इस वक्त अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं तनाव दिखाई जरूर देता है। फिर चाहे वो नेताओं के बयानों की हम बात करें, फिर उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत की बात करें और अजित पवार की बात करें, तो दोनों के बीच में कल ही अगर देखा जाए तो एक जुबानी जंग छिड़ी थी। जिस प्रकार से संजय राउत ने जो है बयानबाजी की थी
और उसको लेकर अजित पवार जो है काफी अग्रेसिव थे। उन्होंने कहा कि जिसको अगर बात करनी है अपने पार्टी के बारे में बात करे, हमारे बारे में बात न करे। इस पर भी जो है संजय राउत ने जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि हम महाविकास आघाड़ी और आघाड़ी पे किसी पक्ष पर आघात होता है तो महाविकास आघाड़ी के सभी नेता जो है वो उस पर जरूर अपना समर्थन देंगे, उस पर बोलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं तलखियां दोनों में दिखाई दे रही है, जिस प्रकार से दोनों की बयानबाजी चल रही है। तो ऐसे में फिर चाहे उद्धव खेमा हो, उद्धव ठाकरे का खेमा हो या फिर एनसीपी का खेमा हो, इस वक्त हालांकि अगर देखा जाए तो कई सारे बादल मंडरा रहे कि क्या अब महाविकास आघाड़ी बरकरार रहेगी, क्योंकि जिस प्रकार से मैंने कहा कि नेताओं के बीच तो तलखी जरूर है, लेकिन अजित पवार क्या एनसीपी में होंगे या नहीं होंगे, इस पर भी सवाल या निशान खड़े हैं, इस पर भी कई सारी अटकलें लगाई जाती है। तो ये सभी चीजें जो है महाविकास आघाड़ी के लिए आने वाले समय के लिए अगर देखा जाए तो खतरे की घंटा है। बिल्कुल। सुप्रिया सुले के बयान का क्या मतलब निकाला जा रहा है शिशिर, जो उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र से लेकर के दिल्ली तक राजनीति हिल जाएगी? बिल्कुल, हालांकि इसके कई सारे कयास भी लगाए जा रहे हैं। इसका मतलब आखिर अगर देखा जाए तो क्या हो सकता है कि क्या महाराष्ट्र में फिर से एक बार सत्ता परिवर्तन दिखाई देगा या नहीं देगा, इस पर कहीं ना कहीं जो मीडिया अगर बात करे, जिस प्रकार से रिपोर्ट्स आई है तो उस पर भी टिप्पणी की गई है कि क्या एनसीपी अपना पालड़ा जो है, अपना रुख जो बदल सकती है या नहीं, इस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और इसीलिए इस वक्त अगर देखा जाए फिर चाहे उद्धव ठाकरे खेमा हो, थोड़ा अस्वस्थ है। अगर कांग्रेस की बात करें वो भी इस वक्त अगर देखा जाए काफी संभल कर भूमिका ले रहे हैं। ठीक है, इस वक्त अजित पवार जो है एनसीपी में बरकरार है, लेकिन आगे आने वाले समय में क्या रुख वो अपनाएंगे ये अब तक स्पष्ट नहीं है। बिल्कुल, अभी तक ये साफ नहीं है, लेकिन जल्दी ही साफ हो सकती है और ये तस्वीर निकल कर आएगी महाराष्ट्र से, जिसका असर दिल्ली में जो विपक्षी एकता की कोशिशें चल रही हैं उस पर भी पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर जोड़ने के लिए और इस खबर का विश्लेषण करने के लिए। और इसी के साथ आज के खबर पर नजर में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।